नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। पीजीटी सोशियोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ में जैसा कि आप सबको पता है, हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाए और जो कुछ नए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है अगस्त काम्टे से रिलेटेड। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में समाजशास्त्र शब्द की रचना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। इनके बुक का नाम है द पॉजिटिव फिलॉसफी, ना कि द फिलॉसफी पॉजिटिव, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव फिलॉसफी शब्द इन्हीं में आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक बार देख लेते हैं। समाजशास्त्र शब्द की रचना सर्वप्रथम फ्रांस के विद्वान अगस्त काम्टे ने कौन से ईयर में 1938 में अपनी फेमस बुक द पॉजिटिव फिलॉसफी में किया था। उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ही बात करी थी कि समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा था अगस्त काम्टे ने, इसी कारण उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और उन्होंने ही यह विचार प्रस्तुत किया था अपने गुरु सेंट साइमन से प्रभावित होकर कि समाज के अध्ययन के लिए भी एक अलग साइंस होना चाहिए। और इनसे जुड़ी इनकी फेमस थ्योरीज लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंस, मानवता का सिद्धांत, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट थ्योरीज को भी देख लेना कौन कौन सी हैं। इस चैनल पे इनकी सारी थ्योरीज की लिस्ट मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय से। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यह कथन किसका है? किंग्सले डेविस का। जब हमने समुदाय के बारे में बात करी थी, उसकी परिभाषाओं को देखा था, तो वहाँ पे हमने किंग्सले डेविस की ये परिभाषा देखी थी। और समुदाय को लेके हमने कुछ चीज़ें समझी थी कि इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, हम की भावना होनी चाहिए। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हीं की तरह किंग्सले डेविस ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि समुदाय के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, प्लस एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया, यहाँ पे व्यक्तियों का समूह हो गया, अब उनमें सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश हो, तो फिर वो क्या कहलाएगा? समुदाय। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं, किसने कहा है? ये फेमस कोटेशन है क्रोबर की, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये कोटेशन आप याद रखना कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र दोनों क्या है? जुड़वा बहनें हैं, ट्विन सिस्टर हैं। ये किसका कोटेशन है या किसकी परिभाषा है? कोबर की। और कोबर ने इन दोनों को बहन कहने के पीछे का रीजन क्या बताया? इन दोनों में काफी घनिष्ठ संबंध है, उन्हीं के आधार पे इन्होंने यानी कोबर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें कहा है। देखो, समाजशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं समाज के बारे में, और मानव शास्त्र अध्ययन करता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में ही ना। तो सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमंस का अध्ययन कर लेता है मानव शास्त्र, और पूरी सोसाइटी एज अ होल अध्ययन करता है समाजशास्त्र। तो ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ से। हमने बात करी थी कई सारे संघ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हरिजन सेवक संघ। तो इसके संस्थापक कौन थे, प्लस इनकी स्थापनाएं किस वर्ष में हुई थी, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसके प्रयासों से सन 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हरिजन सेवक संघ से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। कौन से ईयर में? 1932 में। और हरिजन सेवक संघ क्या काम करता है? अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों यानी जो दलित हैं, निम्न हैं, अछूत हैं, जिन्हें अस्पृश्य बोला जाता था, उनको विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। अस्पृश्यता निवारण के लिए कुछ कार्य एवं योजनाएं बनाई गई थी तथा दुकानों एवं पूजा स्थलों में उनके प्रवेश के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए गए। देखो,
जिस समय की ये बात हो रही है उस समय समाज में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव, ऊंच-नीच, पवित्र-अपवित्र इस तरह की धारणाएँ प्रचलित थीं। तो उसी में से एक धारणा ये प्रचलित थी कि ये अस्पृश्य हैं, जिसका उदाहरण आप भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में सुनते हो तो आपको पता होगा। तो ये जो अस्पृश्यता का जो व्यवहार होने लगा था मानव के द्वारा मानवों के ही साथ, इस चीज़ को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन नाम से संबोधित किया। हरिजन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला हरि और दूसरा जन, अर्थात सब के सब हरि के जन हैं, यानी एक ही ईश्वर की सब संतानें हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तत्कालिक परिस्थितियाँ क्या थीं कि हरिजनों को, यानी अछूत लोगों को, जिनके साथ भेदभाव होता था, उन्हें दुकानों यानी सार्वजनिक स्थलों एवं पूजा स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस चीज़ को लेके कई कार्यक्रम चलाए गए थे और महात्मा गांधी ने 1932 में अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यता के निवारण हेतु हरिजन सेवक संघ संगठित किया था। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही बात करी हुई है कि जितनी भी संस्थाएं हैं और उनसे जुड़े नाम, उनके संस्थापक, कौन से ईयर में वो संस्था बनाई गई, ये सब याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? इसके बारे में हमने अभी रिसेंट की वीडियोस में बात करी है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत या भेदभाव का उन्मूलन, इस चीज को निषिद्ध कर दिया गया है। छुआछूत के आधार पर आप किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? मुस्लिम समुदाय में, जनजातीय समुदाय में, हिंदू समुदाय में, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 4, यानी सभी समुदायों में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? इसके बारे में हमने बात करी थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाली वीडियो में कि अनुच्छेद 335 के तहत इन जनजातियों को आश्वासन दिया जाता है कि सरकार नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखेगी, यानी रिजर्वेशन कुछ सीटों का अनुच्छेद 335 के तहत किन के लिए होता है? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इसके बारे में आप जब भी फॉर्म वॉर्म भरते होगे देखते होगे कि इतनी सीटें एसटी के लिए, इतनी सीटें एससी के लिए, इतनी सीटें पीडब्ल्यूडी के लिए, इतनी सीटें ओबीसी के लिए, इतनी सीटें जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी से थोड़े नीचे आते हैं ओबीसी और ओबीसी से भी नीचे आते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित पहला अधिनियम था कौन सी जगह पे? पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 या बम्बई किराएदारी अधिनियम 1939। तो इसका करेक्ट आंसर है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। देखो, भूमि सुधार से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम किए गए थे, उसमें सबसे पहले जो कार्य किया गया था वो था जमींदारी उन्मूलन। और वो किस क्षेत्र में हुआ था? सर्वप्रथम यूपी में, उसके बाद अन्य सभी राज्यों में इस चीज से संबंधित विधेयक पारित हो गया। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। देखो, ये जिस टाइम की बात हो रही है 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था अंग्रेजों से आज़ादी मिले हुए, और अंग्रेजों के टाइम पे जमींदारी प्रथा थी, जिसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, उनके पास उनके खुद की ज़मीनें नहीं थी। तो अगर हम सरल शब्दों में बोले तो इस कानून का उद्देश्य क्या था? बड़े जमींदारों और भूस्वामियों की भूमि को सीमित करना। उन्होंने जो अत्यधिक भूमि पे कब्जा करके रखा हुआ था उस चीज़ को सीमित करना, और जिन किसानों के पास भूमि नहीं है उनको जमीन देना, जिससे कृषि को बढ़ावा मिले। तो एक तरह से इस कानून का उद्देश्य क्या था कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा देना और भूस्वामियों की सीमा को तय करना और बटाईदार को उनके अधिकार दिलाना। और बटाईदार किसे कहते हैं? जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जाता है? तो ये आप याद रख लो, धारा नंबर 342 के अनुसार जनजातियों को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत लिखा गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिघोषणा द्वारा जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उनके अंगों या समूहों को
अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। और अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की, जो कि है धारा नंबर 339, तो उनके अनुसार क्या होता है, अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन और कल्याण से संबंधित नियंत्रण है वो आता है। और अनुच्छेद जो कि 244 है वो बात करता है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, जिसके बारे में हमने 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात करी थी। और अनुच्छेद 275 ये बात करता है राज्यों को विशेष अनुदान देने के प्रावधान के बारे में, किसके लिए, खासकर जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए। तो ये चारों ही धाराएं किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों से, उनके जो विशेष अधिकार या संरक्षण प्रदान किए गए हैं, कहीं अनुदान के लिए, कहीं प्रशासनीय सुरक्षा संबंधी, या उनकी जनजातीय पहचान के लिए, या उनके कल्याण के लिए, वो सारे के बारे में है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं। सही बात है। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है। जी हाँ, वर्ण व्यवसाय आधारित होते हैं, जबकि जाति जो है वो जन्म आधारित होती है। नेक्स्ट है, वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग। वर्ण एक खुला वर्ग है और जाति एक बंद वर्ग है। कैसे? देखो, वर्णों में जो होती हैं चीजें वो आधारित होती हैं गुण और कर्म पर, जबकि जाति जो होती है वो आधारित होती है जन्म पे। जब आप गुण और कर्म के आधार पे चीज़ों को रखते हो तो वहाँ पे कर्म के अनुसार आपका वर्ण बदला जा सकता है। यदि कोई क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है और उसमें ब्राह्मण वर्ण के सारे गुण आ गए हैं, कर्म आ गए हैं, तो वो ब्राह्मण ही कहा जाएगा। जबकि जाति में ऐसा नहीं होता, जाति जन्म से तय होती है और बदली नहीं जा सकती। तो तीनों ही बातें सत्य हैं, तो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? यानी 3 बातें सही हैं, 1 गलत है। केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में हमने बात करी थी। अनुच्छेद 335 के तहत इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरी चीज, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। ये बात भी सही है कि इनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिससे ये इनका अच्छा बुरा, इनके लिए क्या सही हो सकता है, वो सारी चीज़ों को डिसाइड करें। देखें, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है कहीं भी। संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इनके लिए आसन आरक्षित किए हुए हैं। हाँ, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि लोकसभा और राज्यसभा में इनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ऑप्शन 3 मेरे ख्याल से इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा प्रावधान नहीं है। इन तीनों के बारे में हमने बात करी हुई है, बस इसके बारे में नहीं। एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर 3, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित नहीं करते, बल्कि 2 आंग्ल भारतीयों को नामित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? सिर पर मानव माल ढोने वाले सफाई कामगार, या चर्मकार, या बसोड़, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा 1। इन्हें ही अस्पृश्य जातियां या अछूत या अपवित्र जातियां बोल के संबोधित किया जाता था, जिससे कि महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया था। और इन्हीं से संबंधित है कौन सी योजना? प्रतिष्ठा योजना। इनके सम्मान में, इनकी प्रतिष्ठा के लिए ऐसी योजना जो इन्हें हेल्प करे इनको आगे बढ़ने में। तो प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सिर पर मानव माल ढोने वाले यानी सफाई कामगारों से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और चैनल की लिंक और पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।